नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मॉडल प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में हिंदी विषय का चौथा मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। इससे पहले हिंदी विषय के तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो हिंदी विषय का चौथा मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए खान पान का, बे सोने जागने का, से ऋतु परिवर्तन का, दे उठने बैठने का। मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है तो पाठ के अनुसार ऋतु परिवर्तन का मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर से राइट होगा। सेकंड प्रश्न है, लेखक बदलू को कहता था। लेखक बदलू को कहता था बदलू मामा, बदलू चाचा, बदलू काका या बदलू नाना। तो ऑप्शन नंबर से राइट होगा, बदलू काका। प्रश्न नंबर 3, कवयित्री के अनुसार ये समय कैसा है। पाठ के अनुसार ऑप्शन ए सबसे कठिन समय है, बे सबसे कठिन समय नहीं है, से आराम का समय है, दे थोड़ा कठिन समय है। तो ऑप्शन नंबर बे राइट होगा। कवयित्री के अनुसार ये समय सबसे कठिन समय नहीं है। ऑप्शन नंबर बे राइट होगा। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ ले गए थे। ए वस्त्र, बे चावलों की पोटली, से चने की दाल या दे माखन। तो ऑप्शन नंबर बे राइट है, चावलों की पोटली। अगला प्रश्न है, बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था। सांप ने, लहरों ने, चट्टानों ने या आकाश ने। तो सांप और बाज पाठ से ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बे राइट होगा, लहरों ने बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया था। छठा प्रश्न में विद्यार्थियों के लिए रख रहा हूँ। विद्यार्थी प्रश्न नंबर 6 और आगे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और अपना नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ए 50, ब 100 और से है 10 या 20 का नोट। कौन सा नोट है वो लेखक ने टिकट बाबू को दिया था। सातवां प्रश्न है, जड़ का विलोम शब्द है। जड़ का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर से चेतन। प्रश्न नंबर 8, वारिद, जलद और पयोदी पर्यायवाची है। ये किसके पर्यायवाची है। कमल के या बादल के, जल के या पर्वत के। तो वारिद, जलद और पयोदी है वो बादल के पर्यायवाची है। तो बे ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न क्रमांक 9, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। जब घायल बाज नीचे गिरा तो घायल बाज को देख करके सांप खुश इसलिए हुआ होगा कि बाज अब घायल है, वो सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए सांप है वो खुश हुआ होगा। 10वां प्रश्न है, कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है। कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से की है क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कवि अपने जीवन की अपना जो जीवन है उसे बसंत रूपी बनाना चाहता है, बसंतमय बनाना चाहता है और अनंत काल तक जीने की इच्छा रखता है। इसलिए कवि ने अपने जीवन की तुलना है वो वसंत से की है। 11वां प्रश्न है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। 4 शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, जलद, सामाजिक, लाभप्रद, आरामदेह। इनको आपको मूल शब्द अलग लिखना है और जो प्रत्यय है शब्द के अंत में जो जुड़ा हुआ है शब्दांश है उसे अलग करना है। तो पहला है जलद, जलद का मूल शब्द हो गया जल और प्रत्यय हो गया दे। दूसरा है सामाजिक, सामाजिक में मूल शब्द है समाज और साथ में प्रत्यय है वो है इक प्रत्यय। तीसरा है लाभप्रद, तो मूल शब्द है लाभ और प्रत्यय है प्रद। 4 नंबर है आरामदह, तो आराम मूल शब्द हो गया और दह है जो अंतिम शब्दांश है वो प्रत्यय हो गया।
अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 उदाहरण भी लिखिए। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वर वर्णों के परस्पर मेल से, 2 स्वर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। 2 स्वर वर्णों के परस्पर मिलान से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं राम धन अवतार, विद्या धन आलिए। कोई भी स्वर संधि के 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क पार करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो सड़क पार करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ये सभी के लिए आवश्यक है। सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा बाईं तरफ चलें। सड़क पार करने से पहले बाएं दाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर सड़क को पार करें। वाहन चलाते समय भी हमेशा बाईं तरफ चलें। आगे चल रहे वाहन को दाईं ओर से ओवरटेक करें। हेलमेट पहनना भी अनिवार्य है और दुपहिया की सीट पर हेलमेट पहनकर ही चलाएं। बैठें तो सड़क पार करते समय ये बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह, आपके पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? बाल विवाह क्या है? कम उम्र में विवाह करना वो बाल विवाह है। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। सामाजिक कुरीति है क्योंकि इस उम्र में बालक और बालिका दोनों का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। आप क्या करेंगे? अपने पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको भी शिक्षित होना जरूरी है। आप शिक्षित है तो अपने पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है तो उस परिवार को समझाएंगे कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। बाल विवाह को जो भी प्रोत्साहित करता है, बाल विवाह करता है या करवाता है, उसे सजा के लिए कानून है। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। बाल विवाह रोकने के लिए जिला स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, ग्राम पंचायत स्तर पर है, समितियां का गठन किया गया है। और बाल विवाह के संबंध में आप शिक्षक से, जो गांव की एएनए में है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या पड़ोसी है, कोई भी किसी से भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना आवश्यक क्यों आवश्यक है? काम चोर कहने के आधार पर लिखे। घर का कोई सामान्य काम हो या कोई अपना निजी काम हो, काम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अपना काम स्वयं को करना चाहिए क्योंकि काम करने से मनुष्य कभी थकता नहीं है। काम करने से मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहता है। काम करने से भूख भी अच्छी लगती है और काम करने से नींद भी अच्छी आती है। तो काम करना जरूरी है क्योंकि काम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका मन काम में लगा रहता है और काम करने की आदत भी पड़ जाती है। काम चोर कहने के आधार पर है कि काम करने की आदत भी पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 16, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की यात्रा से
जो पाठ है उस पाठ से ये लिया गया प्रश्न है कि लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था? क्योंकि गाड़ी की दशा दयनीय थी, बस की ऐसी दशा थी कि कभी भी वो उत्तर दे सकती थी, कभी भी वो खराब हो सकती थी, रास्ते में छोड़ सकती थी, कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते थे। तो लेखक को ये लगा कि ज़बरदस्ती उस बस को चलाया जा रहा है, कभी भी बस है वो किसी दुर्घटना हो सकती है और ब्रेक फेल हो जाने से बस जाकर के किसी बड़े पेड़ से टकरा भी सकती है। तो लेखक भयभीत मन से, लेखक को ऐसा लग रहा था कि पेड़ है वो मेरा दुश्मन है। हर पेड़ लेखक को दुश्मन दिखाई दे रहा था। प्रश्न नंबर 17, ये सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में क्या संदेश दिया गया है? यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में ये संदेश दिया गया है कि मनुष्य को मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने से घबराना नहीं चाहिए या अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश कविता में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो निर्धनता के बाद संपन्नता, तो कविता की अंतिम पंक्तियों में क्या वर्णन है वो अपने शब्दों में लिखना है। तो श्री कृष्ण और सुदामा पाठ से ये है, सुदामा चरित पाठ से। तो श्री कृष्ण से मिलने के बाद में सुदामा जब अपने गांव की तरफ लौटते हैं, पहले सुदामा के शरीर पर न तो कोई शरीर पूर्ण रूप से ढका हुआ था, न ही पैरों में जूते थे और न ही रहने के लिए उसके पास में घर था। वह एक झोंपड़ी में रहता था। तो जब सुदामा अपने गांव लौटता है तो वह देखता है कि झोंपड़ी के स्थान पर अब बड़े बड़े महल बन गए हैं। श्री कृष्ण द्वारकाधीश की कृपा से झोंपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े महल बन गए हैं। तो जो भी सुदामा को वो दृश्य देखा गया, वह है इस प्रश्न में उसका चित्रण आपको करना है कि कौन कौन से सुदामा ने जब अपने गांव लौटे तो उन्होंने क्या क्या देखा, वो आपको इस प्रश्न में लिखना है। बड़ा प्रश्न है। जैसे सुदामा अपने गांव पहुंचा तब उन्हें वह सब बदला हुआ नजर आया था। टूटी फूटी झोंपड़ियों के स्थान पर महल होने के कारण वे अपना घर भी नहीं पहचान पाया था। अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं क्योंकि पत्रों को हम संभाल कर भी रख सकते हैं। उपयोगी और शिक्षाप्रद जो पत्र है, उपयोगी और शिक्षाप्रद जो पत्र है पुस्तक के रूप में रख सकते हैं। जैसे गांधी जी के पत्र है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्र है, वह आज भी पुस्तक रूप में, एक धरोहर के रूप में दुकानों या सार्वजनिक पुस्तकालयों में एक धरोहर के रूप में है, देखे जा सकते हैं। जबकि एसएमएस जो है वो भले ही लिखित में हो लेकिन स्थायी रूप नहीं है उनका, इसलिए पत्र है वो स्थायी है। पत्र को संभाल कर भी रख सकते हैं और पत्र है वो धरोहर के रूप में हो सकते हैं। जैसे गांधी जी के पत्र है, जवाहरलाल नेहरू के पत्र है, वो भी एक पुस्तक के रूप में आप पुस्तकालयों में देख सकते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं, विशेषण किसे कहते हैं?
विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और 4 नंबर है संकेतवाचक। गुणवाचक में जैसे लंबा, मोटा या काला, ऐसा उदाहरण हम लिख सकते हैं। संख्यावाचक में संख्या लिख सकते हैं, जैसे 10 है, कम है, कुछ है, कई है, हजारों है, इस प्रकार लिख सकते हैं। और तीसरा जो प्रकार है परिमाणवाचक का, जिसमें 1 गज है, 12 इंच है या 5 किलो दूध है, लीटर है, इस प्रकार के जो परिमाणवाचक शब्द है। संकेतवाचक में यह है, वह है, ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21वां है, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? ये कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बताइए। मानव के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य के लिए स्वच्छता परम आवश्यक है। स्वच्छता परम आवश्यक है और स्वच्छता से ही मनुष्य निरोगी रहता है, वह बीमारियों से दूर रहता है। यदि स्वच्छता नहीं है तो कई बीमारियां हमें घेर सकती है। और कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में यह है कि स्वच्छता के लिए जैसे डिटॉल साबुन है, उससे हाथ धोना चाहिए डिटॉल से, स्नान समय समय पर स्नान करना चाहिए, अपना मुख है वो ढका हुआ होना चाहिए और सभी आस पास का जो परिवेश है वो भी स्वच्छ होना चाहिए। तो स्वच्छता एक स्वस्थ मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अपने आप को रमेश मानते हुए प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये अर्जी है प्रार्थना पत्र, जिसमें हम लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी महोदय, अपने विद्यालय का नाम, और यदि विद्यालय का नाम अपना नहीं है यानी कि जो भी प्रश्न पत्र में है वही लिखना है, और विषय लिखना है 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है, यदि जरूरी कार्य का तो ऐसा लिखना है मेरे घर पर जरूरी कार्य है, और कोई अन्य कार्य है या किसी अन्य कारण है तो वो कारण लिख करके आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। पत्र लिखना है पिताजी को, जिसमें अपने विद्यालय में हुए वार्षिक उत्सव के बारे में आपको कम शब्दों में सारांश के रूप में आपको लिखना है कि हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व विद्यार्थियों का या भामाशाहों का सम्मान किया गया, सभी विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम किए और प्रधानाचार्य जी ने सभी को संबोधित किया। जो भी 4-5 लाइनें आप जो मुख्य लाइनें वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, किसी एक विषय पर आप निबंध लिखें। मेरा विद्यालय अच्छा विषय है, कोरोना महामारी पर भी लिख सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण पर भी लिख सकते हैं। यदि आप मेरा विद्यालय पर निबंध लिखते हैं तो अपने विद्यालय के बारे में आपको 10-15 पंक्तियां सुंदर तरीके से लिखनी है कि हमारे विद्यालय में इतने अध्यापक है, हमारा विद्यालय सुंदर विद्यालय है, हमारे विद्यालय में उद्यान है, हमारे विद्यालय में खेल का मैदान है, हमारे विद्यालय में इतने कक्ष है। जो भी आपको उचित लगे वो लिखना है आपको। 24वां प्रश्न है, पद्यांश का सरलार्थ लिखिए। पद्यांश है दीवाने पाठ से, ये दीवानों की हस्ती उस पाठ से लिया गया है। तो दीवानों के बारे में है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले।
देश प्रेमियों के बारे में है, जो भी बलिदानी है, उनमें देश प्रेम की भावना से युक्त दीवाने जो है, दीवानों का ये कथन है कि हम आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। हम मस्ती के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर भी देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कही गई है। 25वां गद्यांश है, लास्ट प्रश्न। गद्यांश के आधारित प्रश्न ये है कि किसका मन टोपी पहनने का करता है? तो गवरैया जो है उसका मन ये करता है टोपी पहनने का। गवरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? तो गवरा के अनुसार टोपी है वो आदमियों का राजा पहनता है। गह है, टोपी उछलते देर कब नहीं लगती? जब कोई चूक हो, जरा सी चूक हो तो टोपी उछलते देर नहीं लगती। गवरी ने गवरैया को क्या सलाह दी? गवरा ने गवरैया को ये सलाह दी कि इसके चक्कर में न पड़ करके, यानी कि टोपी के चक्कर में न पड़कर मेरी ये बात मान, मेरी ये मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। ऐसा गवरा ने गवरैया को सलाह दी। धन्यवाद विद्यार्थियों। कक्षा 8 का विषय हिंदी का चौथा मॉडल प्रश्न पत्र हल किया है और 5वां मॉडल प्रश्न पत्र ही आपको जल्द मिलेगा। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथी विद्यार्थियों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।